गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 19 मार्च और बात करने वाले हैं 18 और 19 मार्च से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर का यानी कि जो मुख्यमंत्री है उनका निधन हो चुका है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से इसका राइट आंसर होगा गोवा के मुख्यमंत्री, और इनका नाम है मनोहर पर्रिकर, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद में 17 मार्च 2019 को पणजी के अंतर्गत इनका निधन हो चुका है। 63 साल की उम्र के अंतर्गत मनोहर पर्रिकर का निधन हो चुका है। पर्रिकर के शरीर के अंतर्गत पिछले वर्ष फरवरी के अंतर्गत अग्नाशय की बीमारी के पता चला था। तब से उन्होंने मुंबई के अंतर्गत, बाद में नई दिल्ली में, गोवा में और बाद में लास्ट में अमेरिका के भी विभिन्न अस्पतालों के अंतर्गत इन्होंने अपना इलाज करवाया था। लोकप्रिय नेता के रूप में राज्य में अवसंरचना और शिक्षा के विकास में उनके प्रयास और वर्ष 2004 के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित कराने तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई थी। तो इनके लिए इनको याद किया जाता है। 6 बार के ये विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जन्म की बात करें तो 13 दिसंबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से धातु इंजीनियरिंग के अंतर्गत इन्होंने बीटेक की डिग्री के साथ में इन्होंने स्नातक किया था। श्री जो मनोहर पर्रिकर हैं वो पहली बार 1994 के अंतर्गत गोवा से विधानसभा के लिए चुने गए थे, और अक्टूबर 2000 से लेकर फरवरी 2005, उसके बाद में मार्च 2012 से लेकर नवंबर 2014 तक गोवा राज्य है उसके मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नवंबर 2014 से लेकर मार्च 2017 तक उन्होंने भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। श्री जो मनोहर पर्रिकर हैं वो एक बार फिर से मार्च 2017 से गोवा राज्य के मुख्यमंत्री पद के ऊपर वापस लौट आए थे। उन्होंने नवंबर 2014 से लेकर सितंबर 2017 तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया था। तो मनोहर पर्रिकर हैं गोवा राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। मनोहर पर्रिकर से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा, यकीन मानिए आप। गोवा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, अनुभवी हास्य अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो चुका। तो देखिए, इनका नाम है चिन्मन रॉय। चिन्मन रॉय इनका नाम है, तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुभवी बंगाली अभिनेता हैं चिन्मन रॉय। इनका कल रात को निधन हो चुका है 79 वर्ष के अंतर्गत। उनकी मृत्यु के बाद में उनके एक पुत्र और उनकी एक पुत्री हैं वो शेष हैं। इनके जन्म की बात करें तो 16 जनवरी 1940 को कुमिला जिले के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, जो अभी बांग्लादेश के अंतर्गत स्थित है। बंगाली फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। हाल ही में बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। तो चिन्मन रॉय क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्व सांसद और राज्य मंत्री जिनका निधन हो चुका। तो देखिए, इनका नाम है YS विवेकानंद। YS विवेकानंद रेड्डी है इनका नाम। पूर्व सांसद और राज्य मंत्री YS विवेकानंद रेड्डी, जिनका 68 वर्ष की उम्र के अंतर्गत कडपा में निधन हो चुका है। वे पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई और YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनके अंकल थे। इसके अलावा उन्होंने पुलवेदुला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार, एक तो 1989 के अंतर्गत और दूसरा 1994 के अंतर्गत जीत हासिल की, और संसद में 2 बार कडपा लोकसभा क्षेत्र के इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो YS विवेकानंद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कौन होंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर का PC घोष। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल होंगे। उनका नाम अंतिम फैसला और सिफारिश चयन समिति के द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी इसकी समिति के अंतर्गत शामिल थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो समिति का एक हिस्सा हैं, इस बैठक के अंतर्गत शामिल नहीं हुए। लोकपाल जांच समिति के द्वारा चुने गए शीर्ष 10 नामों में उनका नाम था। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिनियम अधिसूचित किए जाने के लगभग 5 वर्ष के बाद में न्यायमूर्ति घोष की नियुक्ति
की गई है। यह कानून सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त का प्रावधान करता है। जो न्यायमूर्ति घोष हैं वो 67 साल के हैं, जो जून 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और 27 मई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय से ये रिटायरमेंट हुए हैं। उन्होंने 8 मार्च 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कोलकाता में इनका जन्म हुआ है और जो न्यायमूर्ति घोष हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और स्वर्गीय न्यायमूर्ति शंभू चंद्र घोष के ये पुत्र हैं। तो पी.सी. घोष हैं जिनको भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में कौन से बैंक शामिल हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एसबीआई बैंक भी इसमें शामिल हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है और एचडीएफसी बैंक भी इसमें शामिल है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक वर्ष 2018 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंकों की सूची के अंतर्गत बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मार्च 2019 को घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की है। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जम्मू कश्मीर बैंक पीएनबी मेटलाइफ में अपनी हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में बेचेगा? तो देखिए 185 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर बैंक ने ये कहा है कि उसने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी गैर सरकारी इक्विटी कंपनी ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड सेकंड को 185 करोड़ रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा है। जम्मू और कश्मीर बैंक की बीमा उद्यम में 5% की हिस्सेदारी है। तो 185 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 मार्च से 2 सप्ताह के लिए इंडियन बैंक की जमा राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए 8% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकी पूरक आंकड़ों के अनुसार इंडियन बैंक के ऋण है वो 1 मार्च से 2 सप्ताह में 6% बढ़े हैं, जबकि जमा के अंतर्गत 9.8% की वृद्धि हुई है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वित्त वर्ष 20 के अंतर्गत नया एनपीए कितने प्रतिशत कम होने की संभावना है? तो देखिए 2.4% कम होने की संभावना है। रेटिंग कंपनी जो आईसीआरए है उसके अनुसार वित्त वर्ष 20 में बैंकिंग क्षेत्र में नया एनपीए 9 से 2.4% तक कम होने की संभावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विशेषज्ञ समिति कितने वर्षों के बाद में ओबीसी क्रीमिलेयर के मानदंडों की समीक्षा करेगी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 26 वर्षों के बाद में। केंद्र ओबीसी क्रीमिलेयर निर्धारित करने के लिए मानदंड को पुनः परिभाषित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो कि इससे पहले 1993 में निर्धारित किए गए थे। 26 वर्ष के बाद में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 8 मार्च को संदर्भ की शर्तों के साथ में सेवानिवृत्त भारत सरकार के सचिव जो बीपी शर्मा है उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति गठित की है। तो 26 वर्षों के बाद में इसकी समीक्षा करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का तीसरा संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए नई दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। नमस्ते थाईलैंड महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। महोत्सव का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करना है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना ही नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का उद्देश्य रहा है। पारंपरिक थाईलैंड व्यंजनों के साथ में नमस्ते थाईलैंड महोत्सव में थाई शिल्प गतिविधियां एक श्रृंखला दिखाई गई, जिसमें कांकरेजी रंग के कागज का छोटा छाता बनाना, पंखे की पेंटिंग, बॉडी पेंट और बटन बेंच बनाना इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडियन वेल्स का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जो डोमिनिक थिएम है उन्होंने रोजर फेडरर को हराकर इंडियन वेल्स का पुरुष एकल का खिताब जीता है, इसलिए डोमिनिक थिएम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडियन वेल्स का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी अपने बात की थी पुरुष एकल के खिताब की, अब महिला एकल के खिताब की बात करते हैं। तो देखिए आप डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे, जो बियांका एंड्रेस्क्यू है उन्होंने एंजेलिक कर्बर को हराकर इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो बियांका एंड्रेस्क्यू क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कनाडा की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं बियांका एंड्रेस्क्यू, उन्होंने 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन
जिनका नाम है एंजेलिक कर्बन, उनको हराकर परिबास ओपन का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देहरादून में आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला टेस्ट मैच किसने जीता है? तो देखिए अफगानिस्तान के द्वारा जीता गया है। अफगानिस्तान ने देहरादून में आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत एशियाई युवा चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन से स्थान के ऊपर रहा है? तो देखिए दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। हांगकांग के अंतर्गत आयोजित एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। भारत ने टोटल 26 पदक जीते हैं, जिसके अंतर्गत 8 तो गोल्ड मेडल शामिल हैं, 9 इसके अंतर्गत सिल्वर मेडल हैं और इसके अलावा 9 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। चीन ने 31 पदों के साथ में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें 12 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 रजत पदक जीते हैं और 8 इसमें से कांस्य पदक शामिल हैं। जापान ने 20 पदों के साथ में तीसरे स्थान के ऊपर अपना स्थान कायम रखा है। तो भारत इसके अंतर्गत दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 18 और 19 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।